हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का हम सिलेबस, डिटेल सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें ये सारी क्लैरिटी हो चुकी है कि इस बार नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स आएगा, एग्ज़ाम हमारा होगा। तो क्यों ना हम सही समय पे प्रिपेयर कर लें। सही समय पे प्रिपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या इसका पूरा सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, वगैरह वगैरह अबाउट द एग्ज़ाम। बेसिकली इससे पहले इसी चैनल पर बहुत सारे सेशन लिए जा चुके हैं जो कि इस पूरे जो है टॉपिक के बारे में है। आज हम सिलेबस करते हैं। एक और चीज़, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग या रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 2 अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 3 अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 4 अगर आप ईपीएफओ की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये चारों कैटेगरीज के लिए आज का सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली। हाँ जी, सो सबसे पहले आरबीआई, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज का चैनल है, तो आरबीआई, नबार्ड, एसओ के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके एग्जाम से इसमें मिलती जुलती चीजें भी हैं और डिफरेंट चीजें भी हैं। मिलती जुलती कैसे? क्योंकि आप इसमें जो है इंग्लिश आता है, जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैथ्स आती है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स आते हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये कुछ मिलते जुलते जो है हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर भी बैंकिंग एग्जाम में आता है, थोड़ा बहुत साइंस भी आता है बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम में। तो ये मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हैं। अलग क्या है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो आप बैंकिंग में जनरली नहीं पढ़ते हो, आप एसएससी में पढ़ते हो। आप इंश्योरेंस लेबर आप नहीं पढ़ते हो, वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी नहीं पढ़ते हो, वो पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमी भी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये हम बैंकिंग में इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमी एकदम ही स्क्रैच से शुरू करनी है। इकोनॉमी का भी आपका थोड़ा बहुत जो है, आपने करंट अफेयर्स या कॉन्सेप्ट तो क्लियर करे ही होंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये इंश्योरेंस, लेबर, अकाउंटेंसी, ऑडिट्स, वो सारा थोड़ा सा पढ़ना है। अदरवाइज कुछ बहुत ज्यादा एरिया नहीं है आपके लिए जो आपको एकदम ही अलग से कवर करना है। क्या मैम हमें एग्जाम देना चाहिए अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स की तैयारी करें? तो ये एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल ये एग्जाम टारगेट करना चाहिए। ऑफिसर लेवल आपकी जॉब है, ग्रेड ए ग्रेड बी, तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर जॉब है, आपको ये एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए। अच्छी बात ये है कि जब आप फ्री हो जाएंगे अपने रेगुलेटरी एग्जाम से, तब भी जो है आप इसकी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेट्स से 13 जून को हमारा आरबीआई का पेपर हो जाएगा, और इसका एग्जाम पता है कब है? इसका एग्जाम एंड ऑफ द ईयर में जाके होगा, हो सकता है दिसंबर में इसका एग्जाम हो। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है कि आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद योर आरबीआई, वंस यू आर डन विद नबार्ड, ठीक है, जो भी आपका मेजर रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हैं, वंस यू आर डन विद दोज एग्जाम्स, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, और अगर आप आरबीआई, यूपीएससी, एसएससी, सारी जगह इंग्लिश आता है, तो ये आपको अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना। इनफैक्ट यहाँ पर जो आप आरबीआई लेवल में पढ़ लेते हो, उससे तो आसान ही पेपर आता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सिंपल आते हैं। आरबीआई टैकल कर लिया, यूपीएससी का सीसैट टैकल कर लिया, तो ये आसानी से आप टैकल कर सकते हो इंग्लिश का। फिर उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले क्या होता था, एपीएफसी और एओयू अलग अलग होते थे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट एपीएफसी में आता था, एओयू में नहीं आता था। अब पिछले साल जो है कंबाइन पेपर लिया है, और कंबाइन ही सिलेबस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एपीएफसी का अलग सिलेबस है, एओयू का अलग सिलेबस है। तो आपको यहाँ पर सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मॉडर्न हिस्ट्री होती है, एक मिडिवल हिस्ट्री होती है, एंशिएंट हिस्ट्री होती है। सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, और वो भी आपके फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं। यूपीएससी में भी यही पैटर्न है, फ्रीडम मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ईपीएफओ में भी फ्रीडम मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे। आप ये लगा लीजिए कि हमारा 1857 का जो क्रांति था, उसके बाद के जैसे जैसे हमें आजादी मिली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं, ये आपको जो है पढ़नी होती है। चलिए,
सो हमें, लेकिन शुरू हमें थोड़ा पहले से करना है क्योंकि मेडिवल और एंशंट के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको पूरा मुगल एम्पायर, रीजनल पावर्स, यूरोपियन कैसे आए, फिर ब्रिटिशर्स बेसिकली कैसे कैसे आए, फिर रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, फिर हमारा पूरा फ्रीडम फाइटर मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो है शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुई, कौन कौन थी यहाँ पर, एनी बीसेंट थी, जो भी है, जो भी पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, सब आपको पढ़ना है। और सारे इवेंट्स 1857 से लेके इनफैक्ट 1947 तक के जितने भी इवेंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि इस साल में ये इवेंट हुआ, इस साल में नॉन कोऑपरेशन बताइए कब हुआ, खादी मूवमेंट कब हुआ, या लेट्स से कोई भी और मूवमेंट जो है आपसे पूछा जा सकता है। वो सारे मूवमेंट्स आपको याद रखने हैं कि वो कब हुए, ठीक है। उसके अलावा सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स भी बहुत सारी हुई, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी अपना चला रहे थे, तो सारी वो वाली मूवमेंट्स भी आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी। और जो भी आप कोर्स से पढ़ रहे हैं वो आप कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप खुद से शुरू करना चाहते हो अभी कि मैम मैं ना एग्जाम जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उसके बाद कोर्स ज्वाइन करने का सोचूंगा, तब तक मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कोई किताब है, तो वो आप स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे वही पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़िएगा उसमें, राइट। स्पेक्ट्रम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ वेरी बेसिक एंड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको स्पेक्ट्रम ज्यादा इन डेप्थ लग रही है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वहां से भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा इन सारी चीजों का, वो सारी चीजें मेंशन्ड है वहां पर, ठीक है। बट एनसीईआरटी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ना एनसीईआरटी बड़ी डिफिकल्ट होती है, उसको डिड्यूस करना ना एक टीचर ही कर सकता है। वेयर एज जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा खुल के और बहुत ज़्यादा आसान भाषा में लिखी हुई है, जो आसान है थोड़ा समझना। एनसीईआरटी इज अमेजिंग बुक, वेरी द बेस्ट बुक्स। एनसीईआरटी की बेस्ट किताबें होती है, ज्योग्राफी की बहुत अच्छी किताबें हैं, हिस्ट्री की बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन कई बार उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम कल्चर और हेरिटेज पर आते हैं, जहां पर आपके रिलीजन, फिलोसफिकल जो भी इंडिया में रहा है, मूवमेंट्स रही हैं, या फिर रिलीजन के बारे में, कोई स्कल्पचर के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का अलग अलग द्रविड़ स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल्स हैं हर एक ब्लॉक के, तो वो पूछा जा सकता है। इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म, पेंटिंग, लैंग्वेज, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना जब भी आप प्रेपरेशन शुरू करो, आज करो 2 महीने बाद करो, वो आप अपने टाइम के हिसाब से देखना। लेकिन जब भी आप प्रेपरेशन शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 2 साल के, मतलब पिछली 2 बार की जरूर देखना। अब आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी के ही आते हैं। पॉलिटी से एकदम, पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से ही कहानी शुरू हो जाती है, जहां से हमारा जो है बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। अगर आपने कोई भी पॉलिटी की कभी भी कोई भी किताब पढ़ी हो तो पहला चैप्टर मेजरली सारी किताबों में यही होता है कि 1935 का एक्ट आया, 47 का एक्ट आया, उसको रिप्लेस करके हमारे आज के कौन से एक्ट्स हैं, किससे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मेजरली बहुत सारी चीजें ली हुई हैं, वो सारे एक्ट्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में भी, एसएससी में भी और ईपीएफओ में भी, फंडामेंटल राइट। और मुझे लगता है फंडामेंटल राइट अगर आपने कर लिया, प्रियम्बल आपने कर लिया, डीपीएसपी आपने कर लिया, और पार्लियामेंट करके एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे लगता है सबसे लेंदी चैप्टर पार्लियामेंट ही है। ये 3-4 चैप्टर्स आपने कर लिए तो मेरे को लगता है 50% पॉलिटी आपका हो जाता है, क्योंकि बहुत लेंदी है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, ये सारी कमीशन आपको पढ़नी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है पढ़नी है, कौन से आर्टिकल में कौन सी बॉडी लिखी है, किसका क्या रोल है, कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको लोकल गवर्नमेंट्स पढ़नी है, जिसके लिए एक अलग पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में, जहां पर हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो ये सारी चीजें अगेन एक ही बुक से कवर हो जाएंगी, ये अच्छी बात है। जनरली जब हम रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करते हैं ना, तो हमें कोई एक किताब नहीं मिलती जहां पर सारा सिलेबस कवर हो जाता है, लेकिन ईपीएफओ में आपको ऐसी किताबें मिल सकती हैं, या ऐसी कोई एक साइट मिल सकती है जहां से बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं। एटलीस्ट सारी नहीं तो एटलीस्ट 70% चीजें तो हो सकती है। 70% इज अ वेरी गुड नंबर। अगर 70% सिलेबस एक किताब से हो जाए तो बहुत अच्छा नंबर है ये। चलिए इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं हम। इकोनॉमी, आप अगर आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, मतलब बैंक की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है सब में आप इकोनॉमी पढ़ते हो, ईपीएफओ में भी वही पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा,
ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंस कमीशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट। आई एम श्योर आपने सारे मुद्दों के बारे में सुना होगा। हम फिस्कल पॉलिसीज पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हम 2 महीने में, हर 2 महीने में आती है, तो हर 2 महीने में आपको पढ़ाते हैं। वहीं से क्वेश्चन आएगा, क्या है रेपो रेट, कैसे 6 मेंबर कमेटी है, कौन कौन बैठता है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, फिर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपका इंट्रोडक्शन जो है टू दी अकाउंटिंग, थ्योरी, बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिससे आपका जो है 50 से 70% सिलेबस इसी से कवर हो जाता है। तो ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं। लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो आपको पढ़ना है। लेबर लॉ में बहुत सारे एक्ट आते हैं, वेज एक्ट आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इनका जो भी फाइनल, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना है। फिर लेबर कोड्स भी हम पढ़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी बहुत सारी होती है, एनपीएस स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, ईपीएफ है, राइट। उसके अलावा मेटर्निटी बेनिफिट्स वाली स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स हमें कवर करनी है। इंश्योरेंस प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। अब हम साइंस और कंप्यूटर मैथ्स पे आते हैं। साइंस में तो तीनों ही पढ़नी है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों पढ़नी है। ठीक है, और ये 12th तक की अगर आप पढ़ लोगे, इनफैक्ट 10th तक की भी आप पढ़ लोगे तो भी अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्वांट आएगा। ये सारा आपका, अगर आपने बैंकिंग की तैयारी करी है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बैंकिंग से आसान पेपर आता है इसमें, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग वगैरह का। स्टैट्स में आपका सैम्पलिंग मेथड वगैरह, ये सारे जो है टॉपिक्स आपको करवा दिए जाएंगे और यही सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आई होप आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है सिलेबस है ईपीएफओ का। अब मैं आप सभी को जो है यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है अगेन जुलाई अगस्त के आसपास आ सकता है, और एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है, प्रॉब्ली दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है। ठीक है, पिछली बार 30 नवंबर को हुआ था आई गेस, इस बार थोड़ा सा और लेट होगा, दिसंबर के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी ने जो खाली डेट छोड़ी हुई है वो हमारा दिसंबर ज्यादा फिट बैठ रहा है। सो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम कितने महीने लगेंगे, मिनिमम आपको 5 से 6 महीने तो देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो और ईपीएफओ कभी नहीं दिया है तो 5 महीने तो मिनिमम आपको इस एग्जाम को देने पड़ेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यू आर वाइज इनफ टू डिसाइड कि मेरे को कब प्रेपरेशन शुरू करनी है। 5 महीने तो मिनिमम लगेंगे इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और सब्जेक्ट्स है ना, वो बहुत वेराइटी है उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आ गया, नहीं। अच्छा, जीए तो मैं भूल ही गई, करंट अफेयर्स भी आता है इसमें। ठीक है, करंट अफेयर्स वही आते हैं अपने, स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारे जितने भी एमओयूज, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज तो हम पढ़ते ही हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रही बात इकोनॉमी की, वो भी करंट अफेयर बेस्ड आ सकती है, तो वो भी आपको अकॉर्डिंगली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट राइट अवे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के सेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।